अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। लास्ट क्लास में हम डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। गुड, वेल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम एग्जैक्टली डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, और थर्ड जो रह गई थी हमारे पास, दैट वाज जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आज हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, राइट? ओके, वेल, उससे पहले हम थोड़ा सा एक टाइप 1 और टाइप 2 का ओवरव्यू कर लेते हैं, और टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है कि टाइप 1 को टाइप 2 से किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, हाउ टू नो कर लेते हैं। होप सो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता चल गया होगा। सॉरी सर जी, क्या सॉरी जी बेटा? सॉरी फॉर व्हाट? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा, आई एम मोर देन एक्सीलेंट। ओके, आज हम टाइप 1 और टाइप 2 का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में कर रहे थे, उसी में डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। और आज हम जीडीएम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीडीएम, ओह अच्छा, नो प्रॉब्लम बेटा। आपकी रिफ्लेक्सेस इतनी अच्छी है ना, तालिब की तरह नज़र आता है, नज़र आती है ना? एनी हाउ, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से डिफरेंशिएशन पे आ जाएं कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या क्या डिफरेंशिएशन होती है। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। अभी अच्छा, बाकी लोगों की बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए काइंडली। जब तक वो लोग ऑनलाइन नहीं होते, हम टाइप 2 और टाइप 1 के अंदर जो मेन डिफरेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से बता दें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो विल बी फाइन। रियम, आज आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रही? ओके, वालेकुम अस्सलाम। जाकिर बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेल बेटा, बेटा आज आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। मैंने पूछा टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। जिस तरह कल आपने बताई थी चीज़ें, आज भी उसी तरह आपने बतानी है। तो बाकी लोग को भी इनकरेज करना है कि उनको भी आनी चाहिए। अच्छा हीरा, आपने कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन वाज अबाउट कौन सा सिंड्रोम था बेटा? ओके, DM1 के अंदर एब्सोल्यूट एफिशिएंसी होती है। इसके अलावा एक्स सिंड्रोम, बिल्कुल बेटा सही है, आपने सही बताया था। एक्स सिंड्रोम कहते हैं उसे। ये फोर्थ की बुक में लिखा हुआ है कि शॉर्ट ब्रैकेट डाल के उसके अंदर लिखा हुआ है। ये मैंने कल ही देखा था रात में। तो इसको एक्स सिंड्रोम भी कहते हैं। डेफिनेटली यस, थैंक यू कि आपने मुझे भी क्रेव किया कि मैं भी ये चीज़ देख लूँ। क्वेश्चन इज दैट कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या डिफरेंस है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, और ऑलमोस्ट हमारा टाइम ख़त्म हो गया था। आज हम एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम GDM की तरफ मूव करेंगे। ओके, ओके, वेल, GDM के अंदर, सॉरी DM1 के अंदर
अच्छा, डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और रिलेटिव डेफिशिएंसी होगी एक चीज़। इसके अलावा पहली चीज़ तो जो है ना बीटा सेल के ऊपर है। पहली जो डिफरेंशिएशन आपने बनानी है वो बीटा सेल के ऊपर बनानी है आपने। अब जो टाइप 1 होते हैं उसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी होती है और बीटा सेल की कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। गॉट इट? ओके, वेल डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, हाइपोग्लाइसीमिया, बट ओके वेल, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मैं आपको ना चीज़ें फिंगर टिप पे ला के दे रहा हूँ। पहली जो चीज़ है आपने क्या करना है कि भाई इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, यही चीज़ है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्या होती है? एक रिलेटिव होती है, एक एब्सोल्यूट होती है। वेल, एक पॉइंट आपका रिलेटिव रेलिवेंट हो गया। टाइप 1 में 3 पोलीज होती हैं, ओके, और टाइप 2 के अंदर पोलीज नहीं होती बेटा। पोलीज इवन के जीडीएम के अंदर भी होती हैं। ओके सॉरी, अब आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। बेटा पोली की बात कर रहे थे, POLY, 3 पोलीज की बात कर रहे थे। आप लोग बता रहे थे कि किसी ने कहा था कि सिर्फ टाइप 1 के अंदर होता है, टाइप 2 के अंदर नहीं होता। बेटा ये पोलीज ही होती है ना, पोली, 3 पोली, ये इवन के जीडीएम के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो ये एक स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन नहीं है। आपने स्पेसिफिक अच्छा सॉरी, आवाज़ आ रही है? ठीक है, पहला जो डिफरेंशिएशन आप बता रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू इंसुलिन, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होगी और रिलेटिव डेफिशिएंसी होगी। दूसरी कंडीशन है बीटा सेल के ऊपर आपने डिफरेंशिएट करना है इसको, कि जो टाइप 1 है उसके अंदर बीटा सेल की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आइलेट ऑफ लैंगर सेल्स हैं या बीटा सेल्स हैं, वहाँ पे जो बीटा सेल्स हैं उनकी एट्राफी या फिब्रोसिस हो चुकी होती है। अब अगर आप कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कह दें, ओके वेरी गुड, ऑटोइम्यून HLA1 इज पॉजिटिव इन टाइप 1, एग्जैक्टली बेटा यू आर राइट, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा डिफरेंशिएशन मैं आपको ये बता रहा था वेल कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है। अब वो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, एक तो वो सेल की श्रिंकेज काज करता है, एट्रॉफिक चेंजेस लेके आता है, दूसरा सेल की फिब्रोसिस काज कर देता है। अब जैसे ही फिब्रोसिस होएगी या नेक्रोसिस होएगी या एट्रॉफी होएगी तो उसके रिजल्ट में जो बीटा सेल्स हैं उनकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। टाइप 1 के अंदर बीटा सेल की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होती है और टाइप 2 के अंदर या तो वो नॉर्मली होते हैं लेकिन इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, या स्लाइटली उनकी रिडक्शन हो चुकी होती है। दो डिफरेंशिएशन हो गई, पहला इंसुलिन की बेस पे, दूसरा बीटा सेल की बेस पे। तीसरा डिफरेंशिएशन अगेन इंसुलिन की बेस पे, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है उसमें डेफिनेटली इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो टाइप 2 होती है
उसमें इनिशियली रिक्वायर्ड नहीं होती। आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ही टाइप 2 को ट्रीट कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि जब ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जब हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल नहीं हो रहा होता देन उसको इंसुलिन दी जाती है। लेकिन अगर आप एक डिफरेंशिएशन की बेस पे एक पॉइंट बनाना चाहें तो आप इंसुलिन की बेस पे बना सकते हैं कि इंसुलिन डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी इन टाइप 1, और जो इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है। इनिशियल स्टेज के अंदर टाइप 2 के अंदर इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन यार जब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से टाइप 2 कंट्रोल नहीं होती तो देन सप्लीमेंट्री इंसुलिन दी जा रही होती है। वेल 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट्स डेफिनेटली जिस तरह हीरा बता रही थी कि ऑटो इम्यून, अगर हम HLA की बात करें, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की बात करें, तो टाइप 1 के अंदर वो पॉजिटिव होता है लेकिन टाइप 2 के अंदर ओके सॉरी बेटा, कनेक्शन इंटरप्शन थी। अब आवाज़ आएगी इंशाल्लाह। आवाज़ आ रही है अब आपको? डेफिनेटली यस। ओके, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। तीसरा चौथा जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे उसमें मैं आपको बता रहा था कि अगर हम ऑनसेट की बात करें तो जो टाइप 1 होती है इसके अंदर सडन ऑनसेट होता है। सिम्टम्स, सिम्टोमेटिक्स, ये जो सिम्टम्स अपीयर हो रही होती हैं उसमें जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है। लेकिन अगर टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 के अंदर स्लोली, ग्रेजुअली एंड प्रोग्रेसिवली हो रहा होता है। स्लोली, ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली हो रहा होता है। इसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो वो पेशेंट्स जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं उनके अंदर मोस्टली वेट नॉर्मल होता है। लेकिन जो टाइप 2 होती है उसमें हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ओवरवेट की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो रही होती है, ओबेसिटी की वजह से हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री में मोर देन 60% टाइप 2 डायबिटीज़ एग्जिस्ट करती है और लेस देन 20% टाइप 1 डायबिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। ओके, तो इस तरह ये एक डिफ्रेंशिएशन थे। इसके अलावा और क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकता है? लाइक अगर हम एज की बात करते हैं तो एज में जो टाइप 1 होती है वो बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज में हो रही होती है, मेच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ यंग। लेकिन अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ये आफ्टर 30 ईयर्स में हो रही होती है। तो ये एक शॉर्ट सा डिफ्रेंशिएशन थे जो कि आप लोगों की फिंगर टिप पे होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन होती है और टाइप 1 और टाइप 2 में क्या और डिफरेंसेस हैं, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। ओके, हाँ ओके। फैमिली हिस्ट्री, HLA। ओके बेटा, फैमिली हिस्ट्री में बुक ये कहती हैं
कि सपोज अगर ट्विन टू ट्विन यानी एक फैमिली के अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उनके अंदर जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40% चांसेस होंगे कि बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ एग्जिस्ट करेगी। अगेन बता रहा हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है ये मैक्सिमम या इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली रेशियो है या केसेस ऑफ डायबिटीज़ हैं उनमें राउंड अबाउट 90 to 95% डायग्नोज केसेस होते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ आती हैं, जिनमें अगर फैमिली प्रीडिस्पोजिशन की बात करते हैं तो फैमिली में ये होता है कि अगर बोथ पेरेंट्स जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो वो दोनों रिस्क पे होंगे और उनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर 40% टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस डिवेल्प होने के चांसेस होते हैं। ओके, अच्छा HLA1 की बात कर लेते हैं। इसके अलावा बेटा हमने GDM की बात भी करनी है। 20 मिनट्स पास आउट हो गए हैं। HLA1 बेटा होता बेसिकली क्या है, हमने ये डिस्कस किया था कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ये ऑटो इम्यून को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अब उस ऑटो इम्यून के अंदर दो चीज़ें हमने डिटेक्ट की थी, दो टाइप्स डिटेक्ट की थी, टाइप 1A थी और टाइप 1B थी। जो टाइप 1A थी उसके अंदर हमने कहा था कि दैट इज़ इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मेलाइटस। अब उसके अंदर क्या था कि टाइप 1A जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके अंदर इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, लेकिन होता कहाँ से है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से हो रहा होता है। अब जीन्स के अंदर या उसको ये भी कहा जाता है कि ये डायबिटोजेनिक जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये सर्टेन कंडीशन ऐसी आती है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जो कि इसको लीड कर रहे होते हैं। अब HLA1 बेसिकली क्या है, HLA1 एक ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है जिसको BS नॉन बेटा डेफिनेटली BS नॉन इम्यून होती है, इडियोपैथिक होती है। ओके, अब HLA1 सुन लीजिए HLA1 क्या है। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी टाइप 1A की होती है ना, ये मल्टीपल जीन्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है, मल्टीपल जीन्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो टाइप 1A DM है ये एक जीन्स होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो कि क्रोमोसोम 6 के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगेन बता रहा हूँ कि आपके जो बीटा सेल्स हैं या आपकी जो टाइप 1A डायबिटीज़ है इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि इम्यून मीडिएटेड और नॉन इम्यून मीडिएटेड है, ये भी कह सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन जो टाइप 1A है उसके अंदर जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उसमें सर्टेन कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि जो T लिम्फोसाइट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं बीटा सेल के अगेंस्ट, तो ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो टाइप 1A के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है वो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, HLA1 के ऊपर। HLA1 एक बेटा जीन है जो कि क्रोमोसोम 6 के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब ये जो HLA1 जीन है ये कोई भी जब T लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं या इम्यून मीडिएटेड रिस्पांस कोई भी एक्टिवेट हो जाता है तो ये HLA1 के साथ एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको MHC कहा जाता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। बेटा किस में कंसीडर किया जाता है, किसको किस में कंसीडर किया जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। बेटा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। अब सपोज एक ऐसा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, बेटा इसको ट्रिगर करने के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और ऑटो इम्यून रिस्पांस भी होता है, दोनों चीज़ें ट्रिगर कर रही होती हैं। अब जब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बनना है तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बन रहा होता है, टी लिम्फोसाइट की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बन रहा होता है। और जब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो हो सकता है इन्वायरमेंटल कोई भी ट्रिगर्स हो सकते हैं, कोई भी इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को जाके ये इसके साथ कम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स उसको कहा जाता है।
तो ये अब ये क्रोमोसोम 6 के ऊपर जो जीन्स है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू टाइप 1A डायबिटीज मेलाइटस। होप सो कुछ समझ आ गया है। और मोस्टली जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है ना, इसके अंदर होता क्या है कि इम्यून मीडिएटेड बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, और जो क्रोमोसोम 6 के ऊपर HLA जीन्स प्रेजेंट है उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। गेट इट? ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं GDM के बारे में। अब बेटा इम्यून मीडिएटेड डेफिनेटली टी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि जो एंटीजन आता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज इन्होंने प्रोड्यूस करनी होती हैं। अब ये इम्यूनिटी हो सकता है एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकती है, हो सकता है कि ये सेल मीडिएटेड हो सकती है। बी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेल मीडिएटेड या इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज कर रहे होते हैं। अब जैसे ही सेल के अंदर आएगा तो मेनली टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं डेफिनेटली। अब ये कह सकते हैं कि इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी आ जाती हैं, लेकिन मेजर जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के साथ या HLA1 के साथ जो ट्रिगर कर रहे होते हैं वो टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है डेफिनेटली। ओके, ठीक है, आज हम GDM के बारे में डिस्कस कर लें। उससे पहले हम एक शॉर्ट सा रिव्यू स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, और इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स में डायग्रामेटिक चीज़ें डाली हैं जो आप लोगों की ईजनेस के लिए। अब देखते हैं आप लोगों को समझ आती है और आप लोगों ने बताना है कि अच्छा ये क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम GDM को डिस्कस करेंगे एट द एंड। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी होता क्या है कि डायबिटीज़ इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू ईदर एब्सोल्यूट और पार्शियल इंसुलिन डेफिशिएंसी और ड्यू टू पेरिफेरल टिश्यू रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ इंसुलिन रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया। ये आप लोगों ने मुझे डेफिनेशन बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, तो इसको मैंने कोट कर दिया है। आप लोगों ने कहा था कि एब्सोल्यूट या पार्शियल या रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है या पेरिफेरल रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस आप लोगों ने किसने बताया था कि टिश्यू के अंदर रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती, तो उसके रिजल्ट में हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करता है। Diabetes mellitus is one of the most common endocrine disorder affecting almost 7% of world population। बेटा ये कोर्ट के अंदर 7% मेंशन किया गया है, लेकिन एक वो और थी जो कि आई थिंक माइट भी उसका ओल्ड एडिशन और उसके अंदर 6% भी लिखा हुआ था, तो ये आप 6 to 7% आ जाएगा तो वो भी करेक्ट होगा कि ये 6 to 7% ऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये इफेक्ट कर रही होती है। About 1 to 4% of all pregnancies are complicated by diabetes mellitus and 90% of them are gestational diabetes mellitus। कितनी ज़्यादा हैं। इसके अलावा nearly 50% of women with GDM will become over diabetes over a period of 5 to 20 years। अब ये हम over diabetes के बारे में भी हमने डिस्कस करना है कि over diabetes क्या होती है। ओके बेटा, रोल ऑफ इंसुलिन क्या है? अब ये एक डायग्राम है जिसके अंदर सिर्फ GLUT4 रिसेप्टर्स मेंशन किए हुए हैं। आपने बताना है कि ये इंसुलिन क्या कर रही है इसके अंदर। कुछ लोग एब्सेंट हैं, अगर आज प्रेजेंट होते तो ये उनको डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस तो मेरा ख्याल है उनकी फिंगर टिप पे हो जाती है। एनी हाउ, उनकी गुड लक और मेरी बैड लक के मैं उनको नहीं समझा पाऊँगा बाद में। देखिएगा कि इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन जैसे ही आती है तो इंसुलिन ने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना होता है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये GLUT2 और GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं और GLUT3 भी रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स फिर रहे हैं। अब जैसे ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो रिसेप्टर को ओपन करेगी, ओपन करने के रिजल्ट में ये ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज देगी। जैसे ही सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाने के रिजल्ट में कि ग्लूकोज आ रही है, ग्लूकोज आने के रिजल्ट में इंसुलिन ने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, बाइंड करने के बाद GLUT2 और GLUT4 रिसेप्टर को ओपन किया, ओपन करने के रिजल्ट में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो इनसाइड द सेल आना शुरू हो गए पहले,
आउटसाइड द सेल थे। अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो आउटसाइड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो ब्लू डॉट्स के अंदर हैं, और जैसे ही ये रिसेप्टर्स ने इनकी साइट्स को ओपन किया, GLUT4 रिसेप्टर्स ने ओपन किया, ये एक्टिव हुए। एक्टिव होने के रिजल्ट में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड द सेल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे सेल के अंदर आते हैं तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। ग्लाइकोजन है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, इनकी सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। और ये जीन्स, ये कि हम HLA1 की भी बात कर रहे थे, जीन एक्सप्रेशन होती है, ग्रोथ रेगुलेशन होना शुरू हो जाती है। ये एक नॉर्मली इंसुलिन का रोल था। अब एक्शन ऑफ इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में मेरा ख्याल है इन डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट सा रिव्यू इसमें भी दे दिया है आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके रिजल्ट में इंसुलिन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट facilitate the transportation of glucose into the muscle and adipose tissue. एडिपोज टिश्यू और मसल्स के अंदर फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लीवर और मसल। इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है इनटू द लीवर और इनटू द मसल्स। इसके अलावा डिक्रीज द ब्रेक डाउन एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन बाय द लीवर। जैसे ही ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स आते हैं तो स्टोर होना शुरू हो जाती है, तो जो लीवर से ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही थी या ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी वो प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल और लीवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है और इनहिबिट प्रोटीन ब्रेकडाउन, जिसके रिजल्ट में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है वो इनहिबिट हो जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ये प्रोटीन्स के साथ ये काम होना शुरू हो जाता है। फैट के साथ क्या होता है, स्टिमुलेट लिपोजिनेसिस, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स टू एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है और जो लिपोलाइसिस होती है वो इनहिबिट हो जाती है। प्रिवेंट एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन या कीटोएसिडोसिस नहीं हो रही होती। ये आप जब भी लिपोलाइसिस की बात करेंगे, जितनी ज़्यादा लिपोलाइसिस होएगी तो उसके रिजल्ट में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। आज हम जो दूसरे लेक्चर्स में उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी और कीटोएसिडोसिस भी डिस्कस करने वाले हैं GDM के बाद। ओके, अब इंसुलिन सेल मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो देखिएगा कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्लू येलो इन कलर हैं। इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सिस्टम है। अब जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इंसुलिन आके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है। रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद लॉक और की मॉडल का काम कर रही होती है। लॉक और की मॉडल का काम कि जैसे ही इंसुलिन आई है इसने लॉक को ओपन कर दिया, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स के ऊपर बाइंड किया। बाइंड करने के बाद ग्लूकोज के लिए इसने ओपन कर दिया। ग्लूकोज सेल से आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल आना शुरू हो गया। आउटसाइड पहले फिर रहा था तो इनसाइड द सेल आना शुरू हो गया। ये एक नॉर्मल इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर ओके, वाइस वाइस वापस आ गई है बेटा।
ठीक है। टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं, टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है और अदर अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने ओबेसिटी की बात की थी कि 80 to 90% टाइप 2 उनके अंदर होती है जो ओबीस होती हैं। अब ये टाइप 1 के अंदर देखिएगा, हमने ये कहा था कि यहाँ पे एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। अब देखिएगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाहर फिर रहे हैं, लेकिन इनसाइड द सेल कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं है। इंसुलिन के मॉलिक्यूल, इंसुलिन सेक्रीट ही नहीं हुई, बीटा सेल की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन थी, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट है। वही यहाँ पे देखिएगा येलो कलर के अंदर कोई इंसुलिन का मॉलिक्यूल आपको नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तो इसलिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द सेल लाने के लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। अब ये इंसुलिन, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कब ओपन होंगे? जब इंसुलिन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के साथ आके अटैच होएगी। तो यहाँ पे तो इंसुलिन है ही नहीं। जब इंसुलिन नहीं होएगी तो इन रिसेप्टर्स को ओपन करने के लिए या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ओपन करने के लिए हमें इंसुलिन आर्टिफिशियल रिक्वायर्ड होती है, एक्सोजीनियस इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है टू प्रिवेंट कीटोसिस, कीटोन प्रोडक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो इसलिए हम इसमें इंसुलिन दे रहे होते हैं। वेल क्लियर है? ओके, वेल गुड। ठीक है बेटा। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस व्हिच मे बी कंबाइंड विद रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है। अब टाइप 1 के अंदर हमने कहा है कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, टाइप 2 के अंदर हमने कहा है कि रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। अब इसके अंदर डेफिशिएंसी में क्या हो सकता है? हो सकता है डिफेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बॉडी टिश्यू टू इंसुलिन इज बिलीव्ड टू इन्वॉल्व द इंसुलिन रिसेप्टर। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, ये स्पेसिफिक जो डिफेक्ट है वो अननोन है, अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन ये थीरीज हैं जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं। At this stage, hyperglycemia can be reversed by a variety of measures and medications that improve insulin sensitivity or reduce glucose production by the liver. एज के साथ, ओबेसिटी के साथ और लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो डेवलप होने के ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हो जाती हैं। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से मैनेज किया जा रहा होता है। अब ये देखिएगा, इसमें उसमें हमने कहा था कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, जिसके अंदर रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। अब रिलेटिव डेफिशिएंसी में क्या है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ब्लू कलर के अंदर फिर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स कोई एक जगह पे आके अटैच हुआ है। अब ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स हैं वो देखें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स हैं जिसके ऊपर एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, अगर दूसरी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो इंसुलिन है वो अटैच ही नहीं हो सकती, या तो ऑक्यूपाइड हो चुकी होती हैं रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स, या जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स हैं दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। अब ये देखिए इनकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। जैसे ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इंसुलिन तो बाइंड ही नहीं करेगी। अगर इंसुलिन बाइंड नहीं करेगी तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जो चैनल्स हैं उनको ओपन नहीं कर सकेगी। जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल्स ओपन नहीं होंगे तो ग्लूकोज इनसाइड द सेल नहीं आ पाएगी। गॉट इट? इसकी समझ आ गई बेटा? टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा होता है और टाइप 1 के अंदर क्या हो रहा होता है। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए कि टाइप 1 के अंदर क्या हो रहा होता है और टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा होता है। गॉट इट? ओके। ये एक पैथोजेनेसिस है। ये हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी करेंगे इसको कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या हो रहा होता है। ओके वेल, अगर ये चीज़ें आज आपको टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है कि GDM और इससे भी ज़्यादा इजी है, वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। और ये डायबिटीज़ का हम कॉम्प्लिकेशन करने से पहले एक क्विज़ भी रख लेंगे। ग्लूकोज रिसेप्टर की साइड नहीं समझ नहीं आई, ग्लूकोज रिसेप्टर की समझ नहीं आई। बेटा ग्लूकोज रिसेप्टर की क्यों समझ नहीं आई? ओके बेटा, ये देखें एक इंसुलिन येलो इन कलर है और जो ग्लूकोज है ये ब्लू इन कलर है। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ इंसुलिन ने आके ऐड होना है, ऐड होने के बाद इसने जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल हैं उनको ओपन करना है। जब तक ये इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगी तब तक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल ओपन नहीं होंगे।
ओके बेटा, अब ये देखिएगा कि रिसेप्टर बाइंडिंग, ओके मैं आपको टाइप 1 के ऊपर दिखाता हूँ। बेटा ये देखिए, ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स है ना, यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर लिखा हुआ है, इसकी सिर्फ आप शेप माइंड में रख लें कि इसकी ये शेप है जिसके ऊपर आके इंसुलिन ने बाइंड करना है। कौन शेप बनी हुई है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, कौन शेप है। अब ये देखिएगा कि इसके ऊपर एक कोन शेप रिसेप्टर थे जिसके ऊपर इंसुलिन ने बाइंड किया है। अब ये जो 2-3 बाकी रिसेप्टर हैं उनकी जो कोन शेप नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कोन शेप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जब कोन शेप डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी तो उसके ऊपर इंसुलिन आके बाइंड नहीं करेगी। जब इंसुलिन बाइंड नहीं करेगी तो बेटा ये जो ट्रांसपोर्टर चैनल है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल, ये नहीं ओपन होंगे। अगर ट्रांसपोर्टर चैनल ओपन नहीं होंगे तो उसके रिजल्ट में रिसेप्टर्स और इंसुलिन रिसेप्टर्स, तो उनकी जो कोन शेप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हो सकता है उनके ऊपर एंटीबॉडीज ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, या उनकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, या HLA की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, या कोई और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन होने के रिजल्ट में जो इंसुलिन है यहाँ पे बाइंड नहीं करेगी। जब तक इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बेटा बाइंड नहीं करेगी तब तक जो को ट्रांसपोर्टर्स हैं या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल्स हैं वो नहीं ओपन होते हैं। ओके, वेल 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 वेल, हीरा ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि सर जी जैसे कोन के ऊपर पोर्शन ही नहीं होगा तो आइसक्रीम उस पे नहीं लग सकती। डेफिनेटली बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही है कि अगर हम कोन की बात करते हैं तो कोन आइसक्रीम के ऊपर आप कोन आइसक्रीम नहीं लगा सकते ना। सेम कंडीशन विद द रिसेप्टर्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स। बेटा अभी वॉइस नहीं आ रही बेटा, आवाज यहाँ पे तो बाकी लोगों को मसला आ रहा है आवाज में। ओके वेल, ठीक है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है, जल्दी से बताएं बेटा। ओके वेल, ये एक पैथोजेनेसिस है। ओके गुड, ठीक है, ये एक पैथोजेनेसिस है। इसमें इनसफिशिएंट इंसुलिन अगर प्रोड्यूस होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि रिड्यूस टिश्यू अपटेक ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये मैंने गूगल से लिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब टिश्यू के अंदर ग्लूकोज की अपटेक कम होएगी तो उसके अंदर दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। अब ये दो कंडीशन कौन कौन सी हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया होएगा और इंट्रा सेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया होएगा। बेटा ये फिर आपके नेटवर्क का मसला है क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है। अच्छा, अब ये कंडीशन जो है ना, ये सेम कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया की, ये आप कौन मुझे समझाएगा? जिसको डायबिटीज समझ आ गई है वो बता सकता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया का क्यों होगा और इंट्रा सेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा। जल्दी। ओके बेटा, जो ग्लूकोज होती है ना उसको सेल के अंदर लेके जाने के लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। जहाँ पे रिलेटिव या इनसफिशिएंट इंसुलिन होएगी तो क्या सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगी? जब सेल के अंदर नहीं जाएगी तो वहाँ पे इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा और ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही है। ओके, तो इसका मतलब क्लियर है। ओके गुड, ठीक है। अब पहली कंडीशन ये है कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया होएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, वेल, अच्छा वेल गुड गुड, आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आ गई है। ठीक है बेटा, ये तो पेपर में पता चलेगा ना आप लोगों को कितनी समझ आई है। अभी तो आप रिस्पांस अच्छा कर रहे हैं, मैं हर बंदे के रिस्पांस देख रहा हूँ और मुझे बड़ी हैप्पी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया है। ओके, तो उसके रिजल्ट में जब हाइपरग्लाइसीमिया, एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या करवाता है? हाइपरग्लाइसीमिया ये ओस्मोटिक डायूरेसिस काज करवाता है। अब ओस्मोटिक जब
ऑस्मोटिक डायूरेसिस होएगी तो उसके रिजल्ट में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, सेल्स के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी लेकिन ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका होता है तो उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में पेशेंट चला जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि यही ब्लड जब रीनल सिस्टम की तरफ जाएगा तो हमने रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जब ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 mg/dl हो जाता है तो तब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलाई से पास आउट होने लग जाते हैं। उस कंडीशन को हमने कहा था कि रीनल थ्रेशोल्ड है उसका। जब मोर देन 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज रीनल सिस्टम से गुजरेंगे तो उसके रिजल्ट में वो ग्लूकोज यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी, किडनी से एलिमिनेट हो जाएगी। और साथ में क्या होगा कि जब एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होएगी तो उस कंडीशन में पॉलीयूरिया होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ऑस्मोटिक डायूरेसिस होती है, पॉलीडिप्सिया होता है और साथ में हाइपोकैलिमिया और हाइपोन्यूट्रीमिया, क्योंकि ऑस्मोटिक डायूरेसिस के अंदर सोडियम भी जा रहा होता है, पोटाशियम भी जा रहा होता है। तो ये जो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है किडनी के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप का, वो रेगुलेट नहीं होता। तो उसके रिजल्ट में ऑस्मोटिक डायूरेसिस होने के रिजल्ट में क्या होता है कि हाइपरकैलिमिया और हाइपोन्यूट्रीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो रही होती है। डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में जो थ्रस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लग रही होती है। अब अगर आ जाएं इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि ओके बेटा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस का अगेन बता दूंगा। ये पहले इंट्रासेलुलर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजिनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। ओके ऑस्मोटिक डायूरेसिस का बेटा बता देता हूँ। अब दूसरी कंडीशन एक दफ़ा देख लें, उसके बाद आपको ऑस्मोटिक डायूरेसिस इजीली समझ आ जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो सेल के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से प्रोसेस हो रहा होता है। उन प्रोसेस के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है और ग्लूकोजेनेसिस हो रही होती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं या तो ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होके या अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। अब ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है कहाँ कहाँ से हो सकती है? हो सकता है फैट की ब्रेक डाउन हो रही हो। जब फैट की ब्रेक डाउन होएगी तो उसके रिजल्ट में कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये कीटोन्स एट द एंड क्या करते हैं? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस काज करते हैं। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के साथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। अब जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में चेक्सिया होना शुरू हो जाएगा, लिथर्जी होना शुरू हो जाएगी और पॉलीफेजिया होना शुरू हो जाएगा। और साथ में गैमा ग्लोबुलिन्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में जो पेशेंट्स होता है दैट विल बी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस और उसके रिजल्ट में वुंड हीलिंग इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है, जिसमें आप कहते हैं कि डायबिटिक फुट होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स के अंदर। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि जो गैमा ग्लोबुलिन्स हैं ये डिक्रीज हो चुके होते हैं। इनकी डिक्रीज होने की वजह से जो पेशेंट्स होता है वो ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और उसके रिजल्ट में उसकी जो वुंड हीलिंग है दैट विल बी इम्पेयर्ड। उसके रिजल्ट में एट द एंड क्या होता है कि उस पेशेंट्स को एम्पुटेशन करवानी पड़ जाती है। तो ये दो कंडीशन सेम टाइम पे, मुझे एक डायग्राम गूगल से अच्छी लगी है, मैंने कहा आपको हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया होएगा तो उसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं और अगर इंट्रा सेलुलर ग्लाइसीमिया होएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से। अब बेटा ऑस्मोटिक डायूरेसिस पहली चीज़ तो ये है कि होती क्या है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस ये होती है कि ये यूरिन की जो आउटपुट है ये किसी भी सब्सटेंसेस, अब इसमें जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से जो यूरिन आउटपुट है फ्रॉम द किडनी या ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी वहाँ से इंक्रीज हो जाती है। जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में हम उसको कह देते हैं कि ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज जैसे ही किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटर होएगा तो दैट विल नॉट बी रीअब्जॉर्ब्ड। जब रीनल थ्रेशोल्ड जो कि
200 mg/dl है, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब मोर देन 200 पे जाएंगे तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते। जब रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये वाटर को एलिमिनेट करवाते हैं। जैसे ही वाटर एलिमिनेट होंगे तो वाटर एलिमिनेट होने के रिजल्ट में हाइपोक्लीमिया और हाइपोन्यूट्रीमिया हो रहा होता है। बेटा पहली तो चीज़ है कि गैमा ग्लोबुलिन होते क्या हैं। ओके, गैमा ग्लोबुलिन होते क्या हैं? अच्छा रिपीट भी करना है? ओके रिपीट भी बेटा कर देता हूँ। पहली कंडीशन तो क्वेश्चन ये है कि आपसे कि गैमा ग्लोबुलिन क्या होते हैं। बेटा गैमा ग्लोबुलिन बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इनको कहा जाता है, गैमा ग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये कम क्यों होती हैं, यही क्वेश्चन है। बेटा आप लोगों ने टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्कस की है हमने पहले। हमने HLA के साथ उसका लिंक बनाया जिसमें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स बनता है। ओके एग्जैक्टली जो इम्यूनिटी से इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रही होती है। बेटा जैसे ही ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है तो हो सकता है कि वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही थी या जो गैमा ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस हो रही थी उनकी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर लेती हैं। तो उसके रिजल्ट में ये एंटीबॉडीज़ कम होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही एंटीबॉडीज़ कम होएगी तो कोई भी इन्फेक्शन फ़ौरन से पहले उस पेशेंट्स को लग जाएगा। इसलिए जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस कम होएगी, अब बेसिकली ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं दीज आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन्स होती हैं। गैमा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन एंटीबॉडीज़ होती हैं या प्रोटीन इन नेचर होती हैं। अब जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस कम होएगी तो डू यू थिंक कि जो गैमा ग्लोबुलिन्स हैं इनकी भी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी? डेफिनेटली कम होएगी। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस बेटा कम होएगी तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द गैमा ग्लोबुलिन्स। जैसे ही गैमा ग्लोबुलिन्स कम होएगी तो मीनिंग टू से कि आपकी एंटीबॉडीज़ कम हो रही हैं, एंटीबॉडीज़ कम होएगी तो वो पेशेंट मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होएगा, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होएगा तो उस पेशेंट्स के अंदर जो वुंड हीलिंग है दैट विल बी डिलेड। गॉट इट? किसने क्वेश्चन किया था? चलें एनी हाउ बेटा नमाज की ब्रेक भी दे देते हैं आपको। GDM नमाज के बाद डिस्कस कर लें। ओके नमाज के बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन ये GDM बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में। बाकी इंशाल्लाह आपको टाइप 1 और टाइप 2 की आज ज़्यादा समझ आ गई होगी, और टाइप 1 और टाइप 2 का एक टेस्ट कब देना है आप लोगों ने वो नमाज के बाद डिसाइड कर लेंगे। ओके चलिए नमाज की ब्रेक ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं 6 PM। ओके वेल इट्स अ गुड क्वेश्चन कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि कैसे काम होती हैं। वेरी गुड है, ठीक है आप लोग ज़रूर क्वेश्चन किया करें। जी बेटा न्यू लिंक ओपन कर लेंगे।